राम मोहन रॉय। राजा राव, यस सर। आर्य जो हमारा होगा आर्य समाज। आर्य समाज के बारे में आपने सुना होगा। आर्य समाज। यस सर। इसके जो फाउंडर हैं, आपको बोर्ड विजिबल है ना? हाँ सर। दिख रहा है आर्य समाज पूरा? वो ए और जे थोड़ा नहीं दिख। अच्छा, ये अच्छे नहीं दिख। एक मिनट, थोड़ा सा और होगा। बस अब बस। विजिबल है ना? यस सर। चलिए, देखो आर्य समाज ये एक और इंडिया का रिफॉर्म मूवमेंट है, और इसके जो फाउंडर हैं वो है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, इनके बारे में भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो सरस्वती जी कहते हैं कि भाई ब्रिटिश लोगों ने हम लोगों को रूल किया, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है हम लोगों ने अपना कल्चर छोड़ दिया। तो किसी ने पूछा, दयानंद जी कौन सा कल्चर हमने छोड़ दिया, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। तो 1824 टू 1883 ये दयानंद सरस्वती जी का टाइम पीरियड था। इन्होंने बोला कि हमने जो एंशियंट कल्चर छोड़ा है, जो हमारे वेदा हैं, ये हमारा एंशियंट कल्चर है। इन्होंने एक स्लोगन दिया, बैक टू वेदा। तो ये आर्य समाज का एक बेस है। आर्य समाज वाले लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर हम लोग वेदों की तरफ लौटें और अपने वेदों को फिर दोबारा से अपनाएं, तो कहीं ना कहीं हम लोग फिर से वही डेवलपमेंट अपने देश में कर सकते हैं जो ब्रिटिश के आने से पहले थी। तो किसी ने बोला कि भाई ऐसा क्यों, आपको वेदों में ऐसा क्या दिखाई दिया कि हर आदमी कहता है कि मॉडर्न बनना चाहिए, लेकिन आप कहते हो कि वेदों की तरफ जाना चाहिए। तो ये बोलते हैं, देखो वेदों में सबसे बड़ी बात नेचुरल रिलीजन था। उसमें आडंबर की जगह या कोई भी चीज हम लोग कोई नया इनलाइटमेंट या ऐसी सारी चीजें हो, उसकी जगह कुछ और चीजें इन्वॉल्व थी। जैसे वहां पर सबसे पहली बात चाइल्ड मैरिज नहीं थी, और जो अभी के टाइम में हमारे देश की एक प्रॉब्लम है, उस टाइम इंडिया में चाइल्ड मैरिज बहुत थी। तो ये बोलते हैं कि वेदों में चाइल्ड मैरिज नहीं थी, मिनिमम जो एज होती थी शादी की वो 16 टू 17। अगर मिनिमम एज को हम फॉलो करते हैं तो वुमेन की हेल्थ सही रहेगी, आपका चाइल्ड अच्छा रहेगा, और हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी। ऐसे ही उन्होंने एक पॉइंट और दिया कि वेदों में पहले सती सिस्टम नहीं था, और हम लोगों ने सती सिस्टम अपनाया, तो सती सिस्टम की वजह से कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम हुई। तो सती सिस्टम भी एग्जिस्ट नहीं करता था वेदों में। ये इनका दूसरा पॉइंट था कि हमें वेदों की तरफ क्यों जाना चाहिए। अगला, इन्होंने बोला कि भाई वेदों में विडो जो होती थी वो सिस्टम भी नहीं था, विडो सिस्टम, बल्कि वहां पर वुमेन को अपना पार्टनर चूज करने के साथ साथ विडो होने से पहले उसकी दूसरी शादी भी हो जाती थी। तो ये सारी चीजें उसमें थी। साथ में ही वुमेन को एजुकेशन लेने का राइट था। अगर मेल वेद पढ़ सकता था तो वुमेन भी मेल वेद पढ़ सकती थी। तो ये सारी चीजें इन्होंने बोला कि ये वाला जो टाइम पीरियड है हमारा एंशिएंट, वो ज्यादा प्रोग्रेसिव था एज कंपेयर टू आज के टाइम। और वुमेन को एजुकेशन मिलती थी, इसका मतलब है जेंडर इक्वालिटी उस टाइम थी, और जेंडर इक्वालिटी भी सारी चीजें थी। इसलिए हमें वेदों की तरफ वापस होना चाहिए। और इन्होंने शुरुआत में 1875 में
1875 में बॉम्बे, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं, यहाँ पर स्टेब्लिश किया आर्य समाज। और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद ये अपना जो हेड क्वार्टर है, ये हेड क्वार्टर लेके चले गए लाहौर। उस टाइम का पंजाब था, उधर ही अपना लेके चले गए। और इन्हें इंडिया में हिंदू लूथर के नाम से भी जाना जाता है। लूथर किंग के बारे में आपने सुना होगा। तो लूथर जो था वो क्रिश्चियनिटी में एक तरीके से लोगों को बोलता था कि जो हमारा एंशिएंट टाइम है उसके हिसाब से हमें एक तरीके से वापस जाना चाहिए, उन चीजों को अपनाना चाहिए। ऐसे ही हमारे दयानंद सरस्वती बोल रहे थे, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है कि हिंदू लूथर है। फिर दोबारा से गो बैक टू वेदा, वेदा की जो चीजें हैं उनको फॉलो करना, अपने कल्चर पे फोकस करना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इनसे जुड़ी हुई थी। आर्य समाज के लोग इंडियन कल्चर, इंडियन आइडेंटिटी, इंडियन लैंग्वेज, इस पर काफी ज्यादा जोर देते हैं। और आज के टाइम भी आप लोगों को देखेंगे कि आर्य समाज जो इंडिया में है वो इन सारी चीजों पर काफी फोकस करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा कल्चर और ज्यादा अच्छा हो सके। तो इसलिए इन्होंने वेदों की बात की। तो सारी चीजें अच्छी लगती हैं कि हाँ भाई इन्होंने जो भी चीजें कही अच्छी तो है, कि भाई वेदों में ये सारी चीजें तो अवेलेबल है जो हमें करना चाहिए। और वेद इस मामले में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव भी है। इन बहुत सारे लोग इन पे ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि लोग आगे जाने की सोचते हैं और आप बोल रहे हो कि चलो भाई पीछे चलो। वेदों में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे वहां पर लैंग्वेज जो है एलीट की है संस्कृत, और जो लोअर क्लास है उनकी वो लैंग्वेज नहीं है। तो इसलिए लोअर क्लास के साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है वेदों के साथ। और दूसरा, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग अदर रिलीजन के भी हैं। अगर उनके ऊपर हम लोग वेदों की सुपीरियरिटी को लगाएंगे तो उनसे भी प्रॉब्लम होगी और कहीं ना कहीं कम्युनल वायलेंस बन सकती है। और इन्होंने आर्य समाज का जो करने का तरीका था कि भाई कैसे हम लोग रिफॉर्म लाएंगे, इसके लिए भी इन्होंने कुछ स्टेप बनाए थे कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग धीरे धीरे अपनी सोसाइटी में रिफॉर्म लाएंगे। सबसे पहले स्टेप में इन्होंने बोला कि भाई हर ह्यूमन बीइंग को हम लोग वेद स्टडी कराएंगे। तो वेदा का स्टडी होगा हर ह्यूमन बीइंग के लिए। इंडिया का कोई भी पर्सन बिना कास्ट, बिना रिलीजन वेदों को पढ़ सकता है। ये बात आर्य समाज वाले लोगों ने बोली। अगला इन्होंने बोला कि भाई हमें जैसे वेदों में माना जाता था कि जो गॉड है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, और साथ में ही गॉड निर्गुण है। आप लोगों ने दो चीजों के बारे में पता लगा, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। निर्गुण गॉड का मतलब जिसका कोई स्ट्रक्चर फिक्स ना हो। तो गॉड सबसे पावरफुल है और साथ में ही वो निर्गुण है और उसका कोई भी गुण नहीं है, इसलिए वो पावरफुल भी ज्यादा है। आप लोगों को क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम रिलीजन, खासकर मुस्लिम रिलीजन में निर्गुण गॉड ही दिखेगा, जहां पर किसी एनिमल या किसी ह्यूमन बीइंग की पिक्चर मस्जिद के आसपास आपको नहीं दिखेगी। और एक और चीज बोलते हैं कि हर पर्सन को ट्रुथ बोलनी चाहिए लाइफ में, सच बोलना चाहिए। ठीक है, सच अगर वो बोलेगा तो वो कहीं ना कहीं प्योरिटी की तरफ जाएगा, और प्योरिटी की तरफ जाएगा तो इसका मतलब वेद की तरफ जाएगा। और साथ में ये बोला कि भाई हमें दूसरों के लिए वेलफेयर करना चाहिए। जो भी हम लाइफ में करें, चैरिटी करना, वेलफेयर करना, ये भी हमारी लाइफ का पार्ट होना चाहिए। जब भी हमें मौका मिले तब हमें गरीब लोग कोई दिखे उनकी हेल्प करनी चाहिए।
और आर्य समाज इस मामले में काफी ज्यादा फेमस भी था, इन्होंने बहुत सारे गरीब लोगों की हेल्प की। लेकिन एक इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इन्होंने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया, शुद्धि मूवमेंट। इसके बारे में लिखा होगा, आपने सुना भी होगा, शुद्धि मूवमेंट। इसके थ्रू इन्होंने क्या किया, जो लोग पहले हिंदू थे और बाद में उनका रिलीजन या तो क्रिश्चियनिटी हो गया या मुस्लिम हो गया, तो उन्हें ये शुद्धि मूवमेंट के थ्रू वापस लाते थे हिंदू धर्म में। इसके लिए यज्ञ किया जाता था। और आजकल आप लोग देखते हो बीजेपी वाले लोग या जो राइट विंग पार्टी है वो भी शुद्धि मूवमेंट का यूज करते हैं। लेकिन इसकी वजह से कहीं ना कहीं कम्युनल जो वायलेंस है या कम्युनल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हैं। लोगों को लगता है कि भाई ये तो अपने धर्म को प्रमोट करने वाली बात हो गई। तो शुद्धि मूवमेंट ने बहुत सारे कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हुए और बाद में इस मूवमेंट को बंद भी करना पड़ा। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है आप जब पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा, आर्टिकल 25 to 28 उसमें आप लोगों को बहुत सारे रिलीजियस राइट दिए हुए हैं। और उस रिलीजियस राइट में से एक राइट आपको कहता है कि आपको राइट टू चेंज रिलीजन है, अपने रिलीजन को चेंज करने का राइट है। आप लोग लगता है कि भाई मेरा रिलीजन सही नहीं है तो आप लोग दूसरे रिलीजन में जा सकते हो। बट उसमें एक और चीज बोली गई है कि आप लोगों को कोई भी रिलीजन जब चेंज करना है तो उसमें आपकी खुद की कंसल्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई आपको फोर्स करे किसी भी रीजन की वजह से, तो ऐसे अगर कोई करेगा तो वो कहीं ना कहीं अलाउ नहीं होगा। आपकी खुद की कंसल्ट और कंसल्ट भी फ्री। ये नहीं कोई आपके ऊपर बंदूक रख दे और उसके बाद आपसे बोले कि भाई अब आपको रिलीजन चेंज करना है, तो ये सारी चीजें गलत होंगी। तो ऐसा बोला जाता है कि भाई शुद्धि मूवमेंट ने कहीं ना कहीं इंडिया में कम्युनल वायलेंस को इंक्रीज किया, कि जब ये लोग शुद्धि मूवमेंट चलाएंगे तो मुस्लिम लोगों को ब्रिटिश लोग वाले भी डराएंगे कि देखो तुम्हारा रिलीजन अब खतरे में है। हिंदू लोग तो अब शुद्धि मूवमेंट करके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगी। इसलिए आप लोग बाद में भी देखेंगे आर्य समाज और जो मुस्लिम लीग है उसके बीच काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा। और हमारे देश में नेशनलिज्म के साथ साथ एक और प्रॉब्लम दिखेगी जो कम्युनल की दिखेगी। एक तरीके से कम्युनल जो प्रॉब्लम है वो काफी बड़े लेवल पे हो गई और उस वजह से फिर कहीं ना कहीं हमारे देश के डिवीजन में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा इसी कम्युनल वायलेंस का। इसलिए इसका थोड़ा सा बोला जाता है कि अगर कम्युनल वायलेंस पे लोग सही कर लेते तो कहीं ना कहीं सारी चीजें और अच्छी होती। दयानंद सरस्वती की एक और चीज बहुत अच्छी थी, वैसे वेदों में संस्कृत लैंग्वेज यूज की जाती है, लेकिन इन्होंने अपने एक दोस्त जिनका नाम था केशव चंद्र सेन, उनके कहने पर अपनी स्पीच जो है, केशव चंद्र सेन इनके दोस्त थे, तो केशव चंद्र सेन ने, इनका हमने कल भी जिक्र पढ़ा था आप लोगों को याद हो, कि जब ब्रह्म समाज का डिवीजन हुआ फर्स्ट, तो केशव चंद्र सेन के देवेंद्र नाथ टैगोर से थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए और फिर इन्होंने बोला कि भाई हम लोग दूसरा पार्ट बनाएंगे ब्रह्म समाज के, अब आपके साथ नहीं रहेंगे। तो केशव चंद्र सेन ने दयानंद सरस्वती को बोला कि अगर आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है तो आपको कम से कम लोकल लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। इंडिया में फर्स्ट टाइम हिंदी लैंग्वेज को यूज करने वालों में सबसे बड़े लीडरों में एक थे दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती जब स्पीच देते थे अपनी, तो ज्यादातर वो कोशिश करते थे कि वो स्पीच में संस्कृत लैंग्वेज की जगह हिंदी लैंग्वेज को यूज करें या एक तरीके से मदर टंग का यूज करें। इसको प्रमोट करने में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। तो इससे बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ, लोगों को समझ भी आया
और हमारा नेशनलिज्म जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं इस एरिया में प्रोग्रेस किया कि भाई अब धीरे धीरे हमें अपनी लोकल लैंग्वेज को भी प्रमोट करना चाहिए। और फिर उसके बाद इन लोगों ने हमारे देश में थोड़ा सा आर्य समाज के जो और लोग थे, हंसराज और लाला लाजपत राय, जब दयानंद सरस्वती जी की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद हंसराज एक पर्सन है और लाला लाजपत राय जो एक्सट्रीमिज्म का पार्ट है, ये सारे लोग इंडिया में इस आर्य समाज मूवमेंट को काफी ज्यादा प्रमोट करेंगे और इसीलिए पंजाब में इसकी जब ज्यादा पकड़ होगी तो उसके बाद इसका हेडक्वार्टर भी बॉम्बे से शिफ्ट किया जाएगा लाहौर की तरफ। तो ये सारी चीजें इंडिया में अभी चल रही हैं। और हंसराज और लाला लाजपत राय ने एक कॉलेज भी खोला और उस कॉलेज का नाम भी कहीं ना कहीं इंडिया के इसी चीज पे रखा जिसका नाम था एंग्लो वैदिक कॉलेज। एंग्लो वैदिक कॉलेज। इस कॉलेज में मॉडर्न जो एजुकेशन है वो तो दी जाती थी, साथ में वैदिक वेद की जो नॉलेज है उसको भी कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाने में लोग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। और दूसरी तरफ लेखराम और मुंशीराम, लेखराम और मुंशीराम ये भी आर्य समाज से जुड़े हुए थे। इन दोनों ने हरिद्वार में जो हमारी फेमस एक टूरिज्म प्लेस है, पिलग्रिमेज प्लेस है, वहां पर एक गुरुकुल बनाया। और उस गुरुकुल में जैसे हमारे देश में वेदों के टाइम पीरियड में होता था, ऐसी ही शिक्षा एजुकेशन को फॉलो करने की इन्होंने बात की। तो गुरुकुल में हमारी ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उसकी तरह एक तरीके से बात की। और आर्य समाज हमारी सोसाइटी में काफी ज्यादा फेमस था और उसका एक सबसे बड़ा रीजन, ये लोग जब भी इंडिया में कोई डिजास्टर आता था उस टाइम लोगों की हेल्प बहुत करते थे। जैसे इंडिया में अगर फेमाइन आया तो सबके घर में फूड पहुंचाना, एज अ वॉलेंटियर बहुत अच्छा काम किया आर्य समाज के लोगों ने। इसलिए आर्य समाज आज भी आपको इंडिया में जिंदा दिखाई देता है। वहीं आप लोग देखेंगे ब्रह्म समाज जो इससे पहले बना है वो इंडिया में जिंदा नहीं दिखता। उसका सबसे बड़ा रीजन उनके जो लोग हैं वॉलेंटियर की तरह काम नहीं करते, एज ए एनजीओ काम नहीं करते। और ये एज ए एनजीओ काम करते थे, इस वजह से कहीं ना कहीं लोगों को फायदा हुआ। और इस फायदे का जब भी इन लोगों ने पब्लिक को मोबिलाइजेशन किया तो इन लोगों ने ये भी दिखाया कि भाई नेशनलिज्म मूवमेंट में हमारा भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके बारे में, आर्य समाज। अगले जो हमारे लीडर होते हैं वो होते हैं स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी काफी एजुकेटेड थे और ये भी रिलीजियसली भी काफी स्ट्रांग थे। ऐसा बोला जाता है बुद्ध के बाद इंडिया में इनलाइटमेंट जिसे मिला वो थे विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद अपने गुरुजी के साथ रहते थे, रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। बहुत दिन खोजने के बाद उन्हें एक अच्छा गुरु मिला और रामकृष्ण परमहंस के साथ ही वो रहे। और वहीं पर उन्होंने जब जो भी उन्होंने उन्हें कुछ एजुकेशन दी, कोई भी दीक्षा दी, उसके थ्रू उन्हें इनलाइटमेंट मिला। और फिर जब उसके बाद उनके गुरुजी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद गुरुजी के नाम पर ही वो एक नया मिशन लॉन्च करते हैं जिसका नाम था राम किशन मिशन, अपने उसके उस पर। और आप लोगों ने सुना होगा स्वामी विवेकानंद की एक स्पीच काफी ज्यादा फेमस है, जब वो जाते हैं शिकागो, यूएसए में शिकागो में वर्ल्ड रिलीजन समिट होता है और इनको इंडिया के एक रिप्रेजेंटेटिव रूप में इंक्लूड होने का मौका मिलता है। तो हमारे पीएम मोदी आजकल जो स्लोगन यूज करते हैं भाई और बहनों, तो ये वाला फर्स्ट टाइम हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने यूज किया था, माय ब्रदर एंड सिस्टर।
ये अमेरिका में इन्होंने पहली बार यूज किया था और इन्होंने इंडियन कल्चर से अमेरिकी कल्चर को एक तरीके से लिंक करने की कोशिश की और बताया कि भाई हमारा भी एक रिलीजन है, हमारे यहाँ भी कुछ ट्रेडिशन है और हमारी भी एक आइडेंटिटी है। तो ऐसा बोला जाता है इंडियन कल्चर को वेस्टर्निज्म में पहुंचाने में सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया है वो है स्वामी विवेकानंद जी ने। तो स्वामी विवेकानंद जी ने ब्रिटिश लोगों को और साथ में ही वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में इंडियन कल्चर को काफी ज्यादा प्रमोट किया। तो विवेकानंद जी का रोल इंडिया के सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इन्होंने जो मिशन चलाया राम मिशन, ये भी याद रखना कि इन्होंने अपने गुरुजी के नाम के रामकृष्ण मिशन, ये मिशन चलाया और इन्होंने हमेशा एक चीज पर फोकस किया, ह्यूमैनिटी। देखो एक होता है ह्यूमन और दूसरा होता है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी एक थोड़ी सी ज्यादा ब्रॉड टर्म है जिसमें आप सिर्फ ह्यूमन बीइंग को नहीं, जो भी लिविंग थिंग है उसके प्रति अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग निभाते हो। ये सारी चीजें इन्होंने जब इन्होंने वर्ल्ड के रिलीजियस समिट में अपनी स्पीच दी, वर्ल्ड रिलीजियस समिट में, तो इनके बहुत सारे फॉलोअर बन गए वर्ल्ड लेवल पे भी, इंडिया के लेवल पे भी। तो उसके बाद ही इन्होंने इस मिशन का बेस रेडी किया और रामकृष्ण मिशन 1897 में इंडिया में स्टैब्लिश हुआ। आपसे कई बार क्रोनोलॉजी भी पूछी जाएगी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए क्वेश्चन आते हैं। इस बार वाला एग्जाम का पेपर देखोगे तो उस पैटर्न में भी आपको कहीं ना कहीं सारी चीजें दिखेंगी। तो ये चीज याद रखना, सबसे पहले हम लोगों ने ब्रह्म समाज पढ़ा, उसके बारे में देखा कि 1828 और फिर उसके बाद दयानंद सरस्वती का आर्य समाज 1875 और उसके बाद हमारा थर्ड स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन। ये वाला जो मिशन है 1897 में स्टार्ट होता है और इनका एक ही गोल है, ह्यूमैनिटी की हेल्प करना। और ह्यूमैनिटी के लिए ये नेचर को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। हमारे अंदर का नेचर और बाहर जो एनवायरनमेंट हमें दिखता है वो भी सारा नेचर। और ये हमेशा बोलते थे कि भाई हर ह्यूमन बीइंग और दूसरे ह्यूमन बीइंग की बिना किसी ग्रीड के अगर हेल्प करे तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को और पूरी दुनिया को हम काफी ज्यादा अच्छा बना सकते हैं और हमें हेवन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें यहीं पे ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये इनका एक बेसिक चीजें थी जिसको ये काफी ज्यादा पॉपुलर बनाते थे और ये हमें कहते थे कि भाई हमें कोशिश करना चाहिए कि हम लोग यूनिटी के साथ रहें। तो ऐसा बोला जाता है कि इंडिया में नेशनलिज्म को डेवलप करने में एक और इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया स्वामी विवेकानंद की स्पीच ने, जिन्होंने यूनिटी की बात की ह्यूमैनिटी के नाम पर कि भाई यूनिटी होनी चाहिए। और साथ में इन्होंने ब्रिटिश लोगों के लिए भी बोला कि आप लोग जितनी जल्दी इंडिया को फ्रीडम दे दो उतना अच्छा है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं कुछ ह्यूमन बीइंग के जो राइट हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, उसके बेस पे ही सारी चीजें होनी चाहिए। और एक और चीज बोलते हैं कि भाई रिलीजन ना आपको किसी बुक में मिलेगा, ना आपको किसी पर्सन में मिलेगा, ना आपको किसी गॉड में मिलेगा। अच्छा रिलीजन जो है वो आपको ह्यूमन बीइंग में मिलेगा, उसकी सर्विस करें और आप लोगों को अपना रिलीजन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और बाद में हम देखेंगे गांधी जी भी यही बात कहेंगे, ह्यूमैनिटी बोलेंगे कि सच्चा रिलीजन यही है कि हर ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग की हेल्प करे। और एक और चीज ये बोलते हैं कि गॉड के सामने या ईश्वर के सामने, जिसको भी आप मानते हैं, गॉड अल्लाह, उसके सामने ना कोई कास्ट होता है ना कोई रिलीजन होता है, सब लोग हम लोग एक हैं। कास्ट और रिलीजन के बेस पे जो हमने सोसाइटी का डिवीजन किया है
उससे कहीं ना कहीं हम लोगों का काफी ज्यादा लॉस हुआ है और हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी भी बढ़ी है। इसके लिए काफी अगेंस्ट थे और बोलते थे कि जितनी जल्दी हो सके हमें इस बैरियर को खत्म करना होगा, और जितनी जल्दी हम इस बैरियर को खत्म करेंगे उतनी जल्दी हमारे देश में इक्वालिटी आएगी और हम हर गरीब पर्सन की हेल्प कर पाएंगे। ये भी इनका एक विजन था कि भाई हम लोगों को ये सारी चीजें करनी चाहिए, और इन्होंने धीरे धीरे यूनिटी के लिए, देखो इन्होंने इनडायरेक्टली सारी चीजें बोली हैं, लेकिन अगर कास्ट सिस्टम खत्म होगा तो हमारे देश में नेशनलिज्म की फीलिंग और ज्यादा डेवलप होगी। अगर रिलीजियस इनइक्वालिटी खत्म होगी तो भी डेवलप होगी, और पॉवर्टी भी खत्म होगी तो भी डेवलप होगी। तो इसलिए बोला जाता है स्पिरिचुअल नेशनलिज्म को एक तरीके से जिसने प्रमोट किया वो है हमारे स्वामी विवेकानंद। स्पिरिचुअल नेशनलिज्म कि नेशनलिज्म की जो डेफिनेशन है वो स्पिरिचुअल दुनिया से, अध्यात्म की दुनिया से डेवलप करने में इन्होंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि हमें वेस्ट से कुछ नहीं मिल सकता, वेस्टर्निज्म की कुछ अच्छी चीजें हैं, लेकिन वेस्ट को इंडिया से भी कुछ लेना चाहिए। इन्होंने बोला वेस्ट वाले लोगों की जो कुछ चीजें हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इंडिया को वेस्ट वाले लोगों से लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारा डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा तो सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ये सही। लेकिन वेस्ट को भी इंडिया से सीखना चाहिए कि कैसे इंडिया में इतने हजारों साल तक लोगों में कम रिसोर्स होने के बावजूद हैप्पीनेस बनी रही। इसका सबसे बड़ा रीजन है स्पिरिचुअलिटी। हमारे देश में जो स्पिरिचुअलिटी है वो हमें ये सिखाती है कि कैसे कम रिसोर्स होने के बावजूद आप लोग हैप्पी रह सकते हो। तो इन्होंने वेस्टर्न वालों को बोला भैया आप लोगों को भी इंडियन कल्चर से, इंडियन स्पिरिचुअलिटी से कुछ चीजें सीखनी चाहिए। और स्वामी विवेकानंद की ये चीजें जो है अभी भी इम्प्लीमेंट होती हैं, और आप लोग देखेंगे बहुत सारे डेवलप कंट्री के लोग इंडियन कल्चर को अपनाते हैं, चाहे वो कृष्ण जी की वर्शिप करें या लॉर्ड शिवा की वर्शिप करें या इंडियन योगा को फॉलो करें। उसका एक रीजन है, क्योंकि जैसे जैसे वो डेवलप हुए तो उन्हें एक चीज समझ आई, सिर्फ फिजिकल चीजों के बेस पे या मेटेरियलिस्टिक लाइफ जीकर आप लोग लाइफ को फुल या पूरा नहीं कर सकते। उसके लिए, पीस के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी में जाना पड़ेगा या सेल्फ आइडेंटिटी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोग लाइफ में हैप्पी रह सकते हो। जैसे अगर एक एग्जांपल लेके हैं, यूएसए वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक कंट्री है जिसके पास रिसोर्स भी काफी ज्यादा है, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तो नहीं, सबसे पहली डेमोक्रेसी है। और साथ में कोई भी पर्सन वहां पे ऐसा नहीं जिसके पास गाड़ी या व्हीकल ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी वहां की जो पॉपुलेशन है उसका 70 या 80% सिर्फ केमिकल पे डिपेंड है अपनी जॉय के लिए। अगर इनको सैड होना है तो भी उन्हें अल्कोहल चाहिए या कुछ ड्रग्स वगैरह चाहिए। अगर इन्हें जॉय करना है, एंजॉय करना है, उसके लिए भी अल्कोहल चाहिए। तो ये सारी चीजें शो करती हैं कि सिर्फ पैसे से या मनी से आपकी लाइफ अच्छी नहीं हो सकती, उसके लिए और सारी चीजें भी चाहिए। तो ये सारी चीजें डेवलप कंट्री में हमें बार बार दिखाई देती है कि वहां पर एंजॉय करने के लिए लोग केमिकल यूज किए, लेकिन वो कहीं ना कहीं लाइफ के एक ट्रैप में फंस गए। उस केमिकल की वजह से उनकी हेल्थ खराब हुई, तो उन्हें फिर दोबारा से समझ आया कि भाई स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में काफी जरूरी है, जिससे आप लोग सेल्फ आइडेंटिटी को काफी फाइंड आउट कर सके। तो इसलिए इन लोगों ने कहीं ना कहीं हमारे जो कल्चर है, इंडियन कल्चर है, उसको अपनाना स्टार्ट कर दिया। और आपको बहुत सारे लोग राधे कृष्णा या लॉर्ड शिवा या और भी जो हमारे रिलीजियस हीरो हैं उनको कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे उसकी ये वर्शिप करते हैं। लेकिन हम लोग धीरे धीरे अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। इससे
कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद जी को भी प्रॉब्लम थी। स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे ठीक है, हमें प्रोग्रेस करनी चाहिए, हमें साइंस करना चाहिए, टेक्नोलॉजी करना चाहिए, लेकिन साथ में अपनी जो ताकत है उसको नहीं भूलना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी इंडियन कल्चर की हमेशा से एक इम्पोर्टेंट पावर रही है, और उसको भूल के अगर हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम वेस्ट वालों से आगे नहीं जा सकते, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में हम लोग आगे हैं उनसे। लेकिन अगर हमने इसको छोड़ दिया तो हमारी सोसाइटी का भी बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इसलिए हमें दोनों चीजों में एक बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें स्वामी विवेकानंद जी ने इंडियन लोगों को और साथ में ही वर्ल्ड लेवल के लोगों को सबको समझाया। और इन्होंने कहा कि भाई अगर आप लोग चाहते हैं किसी मूर्ति की पूजा करना, तो वो मूर्ति की वर्शिप आप लोग कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने देखा था ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय मूर्ति वर्शिप को अलाउ नहीं करते। वो बोलते हैं यूनिटी है, एक है, जब ईश्वर या अल्लाह या निर्गुण की जो बात करते हैं तो फिर हमें मूर्ति नहीं करना चाहिए। तो ये चीज भी याद रखना कि भाई इन्होंने ये सारी चीजें कही थी। और इनकी एक प्रमुख फॉलोअर के रूप में आप कह सकते हो मार्गरेट नोबेल, ये नीदरलैंड की एक वुमेन थी जो इनकी प्रमुख फॉलोअर थी, मैग्रेट नोबेल। ये काफी ज्यादा फॉलो करती थी और स्वामी विवेकानंद जी के फॉलोअर में सबसे इंपॉर्टेंट वुमेन। इन्होंने कुछ बुक भी लिखी, प्रबोधन और प्रबुद्ध। प्रबोधन मतलब होता है इनलाइटमेंट, और प्रबुद्ध मतलब अपनी एजुकेशन या जो लेवल है माइंड का उसको इम्प्रूव करना। तो प्रबोधन, स्वामी विवेकानंद जी एजुकेटेड अच्छे थे तो इसलिए बुक भी बहुत सारी लिखते थे। और बुक का एक मेन रीजन लिखने का होता है कि भाई कैसे आप लोग अपनी आगे वाले जनरेशन के लिए कुछ चीजें करें। तो इन्होंने ये सारी बुक भी लिखी और प्रबुद्ध, और ये सारी बुक काफी ज्यादा फेमस भी हुई इनकी इंडिया में और साथ में वर्ल्ड में। तो ये दो बुक स्वामी विवेकानंद जी लिख के जाते हैं, और इसका मेन रीजन होता है कि कैसे लोगों को बताया जाए कि कैसे आप लोग ये सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें स्वामी विवेकानंद और उनके रामकृष्ण मिशन उसके बारे में। तो अब तक हम लोग सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में तीन एक तरीके से जो पिलर्स हैं, स्वामी विवेकानंद और दूसरे हमारे दयानंद सरस्वती आर्य समाज, और तीसरे हमारे ब्रह्म समाज के राम मोहन रॉय, ये सारे लोग कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं। अब आप लोग एक हेडिंग डालो, कल मैंने आप लोगों को कहीं ना कहीं वो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में लिखा दिया था। आज आगे राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय, इनके बारे में हम लिखेंगे। और ब्रैकेट में उनका टाइम पीरियड लिख लेना 1774 टू 1833। ये राजा राम मोहन राय जी का टाइम पीरियड है। राजा राम मोहन रॉय, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बस आप लोग लिख लेना, और बाकी की जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। लिखिए पॉइंट नंबर 1, राजा राम मोहन रॉय इंटरलिंक वेस्टर्न एंड ईस्टर्न
culture, Western and Eastern culture, for that he also defined he also defined modernism. He also defined modernism. कल हमने उन्हें वेस्टर्निज्म और मॉडर्निज्म में डिफरेंस पढ़ा था, है ना। मॉडर्निज्म मतलब लॉजिकल वे में किसी चीज को अपनाना, वेस्टर्निज्म मतलब हम लोग इलॉजिकल तरीके से बिना इसके कि उससे हमारा ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये सारी चीजें करते हैं, तो वेस्टर्निज्म का पार्ट है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मॉडर्निज्म। सेकेंड पॉइंट, religious level Roy established ब्रह्म समाज, रॉय established ब्रह्म समाज, और ब्रैकेट में लिख लेना कब एस्टेब्लिश की, 1828, ब्रह्म समाज 1828, which created as a social reform, where some important point were, और वर के सामने ऐसे डैश, और उसमें लिखना एक दो पॉइंट जो इनके ब्रह्म समाज से रिलेटेड थे। लिखिए, फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड सोसाइटी, we need to prayer daily. आप लोग जब स्कूल में गए होंगे तो आप लोगों को डेली प्रेयर कराई जाती होगी, तो वही वाली बात ये बोलते हैं कि भाई हमें लाइफ में डेली प्रेयर करना चाहिए अच्छी बातों के लिए। सेकंड पॉइंट इसी में, never identify a book
a book or person, a book or person as a source of, as a source of enlightenment, as a source of enlightenment. Third point, God is one. God is one. And he was creator of, God is one and he was creator of world. He was creator of world. Creator of world. अब थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके लिखो। ब्रह्म समाज फोकस्ड ऑन, ब्रह्म समाज फोकस्ड ऑन प्योरिटी of character, purity of character. For that, each Saturday for that each Saturday assembly session, each Saturday assembly session happened. Assembly session happened. अगला हेडिंग डालना राजा राम मोहन राय जी को उसमें, इन सोशल फील्ड, सोशल लेवल पे इन्होंने क्या किया वो सारी चीजें। ये जो हमने देखा ये रिलीजियस लेवल पे था, अब सोशल लेवल पे इन्होंने क्या किया। देखिए इसमें पहला पॉइंट, ही लॉन्च कैंपेन अगेंस्ट सती सिस्टम, सती सिस्टम कॉमा चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी एंड विडो रीमैरिज, एंड विडो remarriage. And also widow remarriage. For that he focused
He focused on women education. He focused on women education. Next point, social में in 1829 a act was passed. A act was passed by British ruler which abolished sati system in India. Which abolished sati system in India. Sati system in India. अगला हेडिंग एजुकेशन. एजुकेशन के लेवल पे इन्होंने क्या किया, देखिए he was a supporter of modern education and English language. Modern education and English language. Which help us to understand which help to understand Western knowledge and their science and technology. Western knowledge and their science and technology. एजुकेशन वाले हेड में थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके in 1870 Hindu college was established in Kolkata in Kolkata in Kolkata and in 1825 Vedant College also established which shows link of Western
and Eastern education system shows link between Western and Eastern education system। ठीक है, जो वेदांत कॉलेज है वो इंडियन को शो करता है और जो पहले वाला कॉलेज है वो वेस्टर्न फिलोसॉफी को शो करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें राजा जी ने की। और एक और चीजें लिख सकते हो पॉलिटिकल, एक और हेडिंग डालिए पॉलिटिकल लेवल पे, पॉलिटिकल। देखिए, ही वॉज फर्स्ट पर्सन, he was first person from India who invited by British Parliament, who invited by British Parliament where he demand indigenization of civil service, indigenization of civil service, मतलब सिविल सर्विस में इंडियन लोगों को प्रमोट किया जाए, सिविल सर्विस। तो ये इनका थोड़ा पॉलिटिकल रोल था। अगला एक और हेडिंग, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, उसके लेवल पे भी इनके दो दो चीजें हैं, वो भी लिख लेना। लिखिए, he also known as founder of Indian magazine and newspaper where he write Miratul newspaper in Farsi, Miratul newspaper in Farsi and Sambad Comedy and Sambad Comedy in Bangla, संवाद कॉमेडी इन बांग्ला, संवाद कॉमेडी इन बांग्ला। तो आप लोगों से न्यूज़पेपर के बारे में पूछा जाता है, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी हैं उनके बारे में। जो डिवीजन ऑफ ब्रह्म समाज में लिखाया था, आप लोगों ने उस दिन लिखा था या उसको भी लिखाऊं? जल्दी बताइए आप लोग।
ब्रह्म समाज का डिवीजन जो मैंने बोर्ड पे लिखा था, आप लोगों ने नोट किया था या उसको भी लिखा दूं? किस किस ने नोट किया था वो, या नहीं किया था? जल्दी बताइए, आप लोग सो गए क्या सारे? दीप्तांशु जी, यस सर। लिखा था उस दिन, या बोर्ड पे नहीं लिखा था वो वाला? लिखा था सर। लिखा था आपने? सृष्टि जी आपने नहीं लिखा? आपने, चलो मैं लिखा देता हूं। और नेहा जी आपने लिखा है या नहीं? सर नो। चलो, देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप थोड़ा सा जब मैं बोर्ड पे लिखा करो लिख लिया करो। एक बार और मैं करा देता हूँ। देखो आप लोगों को पता है 1828 में ब्रह्म समाज बना। एक बार फिर से मैं शॉर्ट में लिखवा देता हूँ, तो आप लोग नोट डाउन कर लेना। 1828 ब्रह्म समाज स्टैब्लिश हुआ। और हमने ब्रह्म समाज के बारे में देखा कि भाई इसके फाउंडर कौन है, राजा राम मोहन राय। इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से चीजें ली और ब्रह्म समाज स्टैब्लिश किया। फिर बाद में हम लोगों ने देखा अकबर सेकंड की पेंशन के इशू को लेकर ये लंदन गए। और फिर उसके बाद इनकी जब ये प्रेजेंट नहीं थे, तो उन्होंने अपने ही एक दोस्त रामचंद्र विद्यावगीश, साथ साथ लिखते रहना आप लोग, रामचंद्र विद्यावगीश इनके दोस्त थे। इनको एक तरीके से ये बोल गए भाई आप देख लेना जब तक मैं नहीं हूं। फिर बाद में इनकी डेथ हो जाती है, और डेथ होने के बाद वहीं लंदन में इनकी डेथ हो जाती है। तो रामचंद्र विद्यावगीश के बाद अगले जो लीडर बने वो बने देवेंद्र नाथ टैगोर। तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को चलाया। नाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर की फैमिली से ही होंगे, तो उन्हीं से जुड़े हुए हैं। तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने चलाया, और साथ में इन्होंने ब्रह्म समाज के लिए एक बुक भी लिखी। इसका नाम था तत्वबोधनी। तत्वबोधनी इसका मतलब होता है आप अपने आप को कैसे जानोगे कि आप कहां से बने हो, कहां से ओरिजिन रहा है। ये सारी चीजें हमारी स्पिरिचुअल दुनिया का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो तत्वबोधनी एक बुक इन्होंने लिखी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। और फिर उसके बाद 1866 में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र के बीच। केशव चंद्र थोड़े से नए थे और थोड़ा सा नया व्यू रखते थे, तो इन्होंने बोला कि भाई कुछ चीजें चेंज होनी चाहिए। लेकिन देवेंद्र नाथ टैगोर बोले नहीं, अभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजा जी जो चीजें लेके गए वो अच्छी हैं। तो इस बात को लेकर डिबेट हुई, और डिबेट होने की वजह से 1866 में फर्स्ट डिवीजन हुआ। 1866 में फर्स्ट डिवीजन हुआ, और जो देवेंद्र नाथ टैगोर का जो ग्रुप था वो किस नाम से जाना जाने लगा? आदि ब्रह्म समाज। इनका ग्रुप था आदि, मतलब एंशियंट या प्राचीन आप लोग कह सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। आदि ब्रह्म समाज, ये इनका ग्रुप बन गया। और केशव चंद्र सेन का जो ग्रुप था वो कहलाने लगा भारतीय ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज, तो ये एक फर्स्ट डिवीजन का पार्ट था 1866। तो आप लोगों से एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है कि भाई ब्रह्म समाज का डिवीजन किस वजह से हुआ? तो दो लोग थे, एक थोड़े से उसी टाइम में रहना चाहते थे और दूसरे थोड़ा सा प्रोग्रेसिव रहना चाहते थे, इसलिए ये सारी चीज हुई। फिर उसके बाद क्या होता है, केशव चंद्र सेन अपनी बेटी की शादी कर देते जो काफी ज्यादा माइनर थी। और ब्रह्म समाज में जब हमने पॉइंट लिखे तो उसमें देखा कि थोड़ा सा
बड़े लेवल की बात करते हैं कि भाई चाइल्ड मैरिज अलाउ नहीं होना चाहिए, सती प्रथा अलाउ नहीं होना चाहिए। राजा राम मोहन राय जी उसके अगेंस्ट थे, लेकिन केशव चंद्र सेन ने इसका वायलेशन कर दिया। और जब वायलेशन कर दिया तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि भैया आपने खुद ही वायलेशन कर दिया है। तो 1878 में फिर से डिवीजन हुआ। तो ये सेकंड डिवीजन है ब्रह्म समाज का। सेकंड डिवीजन ऑफ ब्रह्म समाज का हुआ 1878। और इस टाइम जो और लोग थे उन्होंने एक और इस्टेब्लिश किया, साधारण ब्रह्म समाज, या आप कह सकते हो नॉर्मल, साधारण ब्रह्म समाज। ये एक और हुआ। तो आप लोग एक चीज तो याद रखना, ये सब ब्रह्म समाज के पार्ट थे। तो आप लोगों को पूछा जाए कि भाई ये अलग से कुछ ऐसा था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, पार्ट उसी के, बस थोड़े से थॉट के लेवल पर डिफरेंस आया, तो इस वजह से ये सारी चीजें हुई। और ये जो साधारण ब्रह्म समाज है इसको एस्टेब्लिश करने में 2 पर्सन थे, शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। इनका नाम भी शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस। ठीक है, ये 2 लोग थे जिन्होंने इसे एस्टेब्लिश करने में काफी ज्यादा हेल्प। तो लिख लिया आप लोगों ने? देखो वैसे मैं हिस्ट्री में कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा याद कम करना पड़े, लेकिन कई बार कुछ फैक्ट होते हैं जिनको आपको थोड़ा सा याद 1-2 बार रीड करना पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनको मैं साथ साथ लिखाता चलूंगा, तो आप लोग भी उनको थोड़ा सा रीड करेंगे तो आप लोगों को आसानी होगी जब एग्जाम में जाओगे। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर बार पूछा जाता है। सोशल और रिलीजियस मूवमेंट में किसी एक मिशन के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये फेवरेट मिशन है और इंडियन नेशनलिज्म के बेस है। तो इसके बेस पे ही पता चलेगा कि हमारा मूवमेंट कैसा चलेगा नेशनलिज्म का। ठीक है, अब तो लिख लिया ना नेहा जी, और लिख लिया? चलिए, तो आज की क्लास यही थी। कल हम और जो मिशन है उसको भी देखेंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी होगा, और साथ में सैयद अहमद खान वो भी आएंगे, मुस्लिम रिलीजियस रिफॉर्म, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है।